अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वन स्पेशल। और वन स्पेशल का मतलब है कि ख़ास प्रोग्राम एक ख़ास गेस्ट के साथ। तो नाज़रीन, इसी तरह की एक पर्सनालिटी आज हमारे साथ मौजूद है। उस पर्सनालिटी का क्या ही कहूँ, जी जनाब मल्टीपल पर्सनालिटी है, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और राइटर भी हैं। इसके अलावा पता नहीं 50 कंट्रीज़ के जो है वो उन्होंने ट्रैवलिंग भी की हुई है। यानी मतलब अच्छा, मज़े की बात ये कि उसमें ना अलग अलग जर्नी भी मौजूद है उनके साथ। तो नाज़रीन, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करती क्योंकि अब मैं जो है मज़ीद अपने अल्फाज में नहीं बल्कि उन्हीं से पूछूंगी और अपना उनसे कहूँगी कि छोटा सा एक इंट्रो जो है हमारे व्यूवर्स को करवा दीजिए। सो प्लीज़ वेलकम सैयद फ़हद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छा, थैंक यू। कैसा लग रहा है हमारे पाकिस्तान का क्लाइमेट आपको? पाकिस्तान का क्लाइमेट थोड़ा सा ठंड है, मैं इसका थोड़ा सा ज़्यादा आदी नहीं हूँ। और जब भी आप देखिए मैं जैकेट पहना। पाकिस्तान में थोड़ी सी ठंड है या सिर्फ कराची में थोड़ी सी ठंड है? कराची में, क्योंकि मैं कराची में, पाकिस्तान में अभी गया नहीं हूँ कहीं और, कराची में, अच्छा। बट रिलेटिवली रात को मुझे थोड़ा सा ठंड लग रही है। ओके। देखिए मैं जैकेट वैकेट पहन के आया। अच्छा, मतलब आपको सर्दी ज़्यादा लगती है? जी जी। मेरी बॉडी अब इस तरह डेवलप हो गई है दुबई में रहते हुए कि अब वो बहुत गर्मी की आदत है वहाँ पे ना मैं, तो अब वो मतलब वहाँ पर ही जैकेट समझे आप दिसंबर में ही हम निकालते हैं। और अभी हालांकि दिसंबर है कराची में, बट इट्स रिलेटिवली कोल्ड। मतलब मुझे फील होता है रात को जाके ना किसी, स्पेशली बाहर, जब अंदर है तो टेम्परेचर कंट्रोल है, बट बाहर थोड़ा। एग्जैक्टली। अच्छा, सबसे पहले तो आई थिंक कि मैंने जितनी भी आपकी तारीफ में बात की है या आपने इंट्रो में जितना भी अपने व्यूवर्स को आपके हवाले से बताया, आपकी पर्सनालिटी के हवाले से बताया है, तो आई थिंक कि मैंने कम बताया क्योंकि जिस तरह की इनकी पर्सनालिटी है और बहुत मल्टीपल एक्टिविटीज़ ये करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक दफ़ा हमारे व्यूवर को अपना छोटा सा जो है वो इंट्रोडक्शन दे दें। जी, तो देखिए स्टार्ट किया था एज एन एक्टर मैंने, कोर्स बैक इन 2002। तो अभी आप समझे 20 साल तो हो गए इंडस्ट्री में। और एज एन एक्टर स्टार्ट करते करते वो जर्नी फिर एक मॉडलिंग में ट्रांसफॉर्म हुई, कुछ मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स मिले। फिर ऑफ कोर्स आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हुई एज एन होस्ट। फिर मैं होस्टिंग की तरफ चला गया, मैंने कॉन्फ्रेंसेस, कॉन्सर्ट्स, पब्लिक शोज़, टीवी शोज़ होस्ट करना शुरू किए। फिर होस्टिंग के साथ मुझे इवेंट मैनेजमेंट का भी अपॉर्चुनिटी मिली, फिर मैं इवेंट मैनेज करने लगा, सेलिब्रिटीज़ वगैरह को मैनेज करने लगा, उनका पीआर देखने लगा। तो ये फिर करते करते मैं फिर डायरेक्टर्स को असिस्ट करता रहा, प्रोड्यूसर्स को भी असिस्ट करता रहा। फिर डायरेक्शन और प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी मैंने। फिर दुबई में फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, वहाँ पर फिर मैं न्यूज़पेपर्स के लिए भी लिखता रहा। फिर पाकिस्तान के लिए मैंने काफ़ी न्यूज़पेपर्स के लिए लिखा, रिसर्च पेपर्स लिखे, यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स दिए, स्कूल में लेक्चर्स दिए, एज एन मीडिया पर्सन, एज एन एंटरटेनर, इवेंट पर्सन। फिर अब तक कोई 400 सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर चुका हूँ इंटरनेशनली, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे 50 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ एज अ पाकिस्तानी। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ है, काफ़ी बड़ी जर्नी है। 50 कंट्रीज जो हैं वो ट्रैवल कर चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी कंट्री आई? मज़ा कहाँ पर बहुत ज़्यादा आया? ट्रैवलिंग का कहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया? मतलब कि ये जो कंट्री है ना, क्या बात है, ऐसा कुछ पसंदीदा कंट्री हो? आई थिंक स्विट्ज़रलैंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। रिलेटिवली एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है। उसमें आपको उनके अगर आप गांव भी देखेंगी तो इतने ग्रीन है, लश ग्रीन है, उनके पहाड़ लश ग्रीन है। फिर वहाँ कोल्ड वेदर है, आपका जो बर्फ़बारी है, स्नोफॉल है। मैं तो 12-12, 13-13 हज़ार फीट की पहाड़ी पे भी गया हूँ, जहाँ पर आपका शाहरुख खान की मूवी शूट हुई थी, जो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वो पोस्टर उन्होंने क्या किया है, उनका कट आउट वहीं लगा दिया है पहाड़ के ऊपर 12,000 फीट पे। तो आप जाके उनके साथ पिक्चर ले सकते हैं, इस तरह से है। तो वो इतने फेमस है वहाँ पे। तो स्विट्ज़रलैंड डेफिनेटली बहुत अच्छी है। सेकेंडली मैं कहूँगा जापान बहुत अच्छा है। जापान इज़ रिलेटिवली गुड, वेदर के हिसाब से जापान बहुत अच्छा है, बट बहुत ऑर्गेनाइज है। बहुत मतलब जो लोग इतने ऑर्गेनाइज नहीं है लाइफ में, उनके लिए बड़ा मुश्किल है वहाँ पर रहना। जापान इज़ वेरी गुड। मैं तो कहता हूँ लोगों को ट्रैवल करें, मैं तो इवन कहता हूँ हैदराबाद चले जाएँ अगर ट्रैवल का मौका मिले तो, क्योंकि ट्रैवलिंग आपको बहुत कुछ अपने बारे में ना सिखाती है। और अगर मैंने जितना ट्रैवल किया है, मैंने ज़्यादातर अकेले ही ट्रैवल किया है। तो क्या सीखा आपने अपने बारे में? मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा, आप समझें कि मैं लाइफ में अभी अगर जाके इतना आपके सामने बिल्कुल ठंडा रिलैक्स बैठा हुआ हूँ, उसकी वजह ये कि मुझे ट्रैवलिंग ने बहुत सिखाया। मुझे ट्रैवलिंग ने पहले क्या मतलब गर्म और चीखे मारते थे? नहीं, पहले ये था कि थोड़ा सा कहीं पे जाके मुझे लगता था कि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूँ, मतलब एग्रेसिव थे? एग्रेसिव कई सिचुएशंस में हो रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे एक बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिला अपने आप पे, कि मुझे अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, किस सिचुएशन में कंट्रोल करना है, और चीज़ों को कैसे हैंडल करना है।
लोगों के बारे में मुझे बहुत समझ आया, मतलब अब रिलेटिवली एक किस्म की जो है वो फेस रीडिंग हो गई होगी, लाइक साइकोलॉजिकली मुझे बड़ा फ़र्क पड़ा। मुझे बहुत सारे लोगों को अब मुझे बड़ा आसान होता है जज करना ना। तो और आई डोंट नो आप यू अंडरस्टैंड पोकर फेस। पोकर फेस बेसिकली एक टर्म यूज़ होती है जो लोग गैमलिंग में पोकर खेलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो पोकर इज़ लाइक पत्तों का गेम है। उसमें क्या होता है कि जब आप के पत्ते अच्छे भी हैं और ख़राब भी हैं, आपका एक फेस बड़ा कांस्टेंट रहता है, उसको पोकर फेस कहते हैं, कि आप चेहरे को देख के नहीं बता सकते कि पत्ते ख़राब हैं और पत्ते अच्छे हैं। तो आप प्ले करते हैं अपने एक्सप्रेशन से, यू स्टे कूल, हालांकि आपके पत्ते बहुत ख़राब है और उस पर आप गेम, बहुत सारे लोगों ने बिलियंस और मिलियंस बनाए उस पर। तो वो मैं हमेशा एक लाइक आई स्टे लाइक अ पोकर फेस इन एनी सिचुएशन। लोगों को लगता है कि मैं बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ, हालांकि मैं कभी इन्जॉय भी एट सर्टेन सिचुएशन में नहीं भी कर रहा होता, और कई भी लोगों को लगता है कि यार मैं बड़ा खुश हूँ लेकिन शायद मैं नहीं होता। तो वो एक मैंने अपने बारे में बहुत ज़्यादा डेवलप की है वो एलिमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लोगों को जज करना, समझना, सिचुएशंस को समझना, पहले से ही फील हो जाता है कि सिचुएशन अभी ख़राब होने वाली है, वाइब्स आ जाती हैं। मतलब आपका एक्सपीरियंस इतना हो चुका था ना, आपको फील हो जाता है। आप कहीं कैसी सिचुएशन में, मैं पहाड़ों पर भी अकेला रहा हूँ, मतलब मैं बिल्कुल ऐसा सिचुएशन आया कि मैं बिल्कुल जंगल में भी अकेला हुआ हूँ कई जगह जाके। तो अब आप जंगल में कहाँ पहुँच गए? एक मतलब लेबनान में था, आपका एक फॉरेस्ट कहते हैं उसको, सिदार फॉरेस्ट। सिदार बेसिकली लकड़ी का एक नाम है, दरख्त का नाम है। तो वो सिदार के दरख्त लगे हैं उधर। तो उसके पास एक वहाँ पे ना एक गूगल पे मैं सर्च कर रहा था, तो प्लेसेस टू सी, तो उसमें एक हॉन्टेड जगह आ रही थी। अच्छा। उसके करीब में। तो अब वो जगह बेसिकली मैप पे तो गूगल पे तो आ रही है। अब हमने जब मैप लगाया, जब पहुँचे ड्राइवर के साथ, तो ड्राइवर बोला लोकेशन ये रही। अब वो जगह किधर है वो समझ नहीं आ रही। वो बेसिकली एक पहाड़ पे थी। अच्छा। और वो पहाड़ टूट चुका था पूरा। अब उस जगह पे जाने के लिए आप समझे इतनी सी पतली सी, आप सिर्फ वो हल्का सा पत्थर की एक रोड कह सकते हैं, रोड भी नहीं कहेंगे उसको, एक रास्ता था जिस पे आप बिल्कुल एक पाँव रख के जा सकते हैं। और वो मैप बता रहे कि आप पहुंच गए, लेकिन आप वो गाड़ी नहीं जा सकती, आपको पैदल जाना है। वो पैदल आपको एक थोड़े से मतलब पत्थरों से गुजरते हुए और जंगल से गुजरते जाना है। अब वो कह रहा है मैं तो नहीं जाऊँगा। कह रहा भाई तुम ही रिस्क ले सकते हो अगर तुमने जाना है। वो दरख्तों और जंगलों के थोड़े से बीच का था। मैं एक स्टेप लेके जा रहा हूँ, मतलब वो स्टेप लेके जा रहा हूँ, मैं डर भी लग रहा है कि आगे जाके पता नहीं जानवर ना बैठे हों, कुछ हॉन्टेड, वाकई में हॉन्टेड ना हो। बहरहाल तो मैं अकेले वहाँ पर गया। फिर जब मैं वहाँ पहुँच गया तो फिर मुझे वाइब्स आना शुरू हुई कि अब भागने का टाइम है। अच्छा। हाँ, मतलब वो एक फील आना शुरू हो गया ना, एक बॉडी का टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो गया जी। वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली, और वो बॉडी एकदम गर्म होना शुरू हो गई। तो मुझे फील हो गया कि कुछ हो रहा है तो भागो। तो वो सिचुएशन में फिर मैं अकेले आया। तो एक वो थोड़ा सा टफ था। फिर एक टाइम पे मैं एक वॉल्केनो माउंटेन पे गया फिलीपींस में। तो वॉल्केनो माउंटेन मतलब वो लाइव वॉल्केनो था। दुनिया में दो तरह के वॉल्केनो माउंटेन होते हैं। एक होता है जो वॉल्केनो उसका इरप्ट हो चुका है और वो ख़त्म हो गया, अब उसके अंदर वॉल्केनो नहीं है, मतलब वो सेफ़ है। और एक होता है एक्टिव वॉल्केनो, मतलब एक्टिव वॉल्केनो मतलब कि आप अभी खड़े और अभी वो वॉल्केनो निकल सकता है उसमें से। तो मैं उस वॉल्केनो पे भी क्लाइंब करके गया हूँ, और फिलीपीन के अंदर है। तो वो भी एक बड़ी अच्छी जर्नी थी। वो मतलब आपको वो पूरी गर्माइश फील हो रही है जब आप वॉक कर रहे हैं माउंटेन के ऊपर, धुआं निकल रहा है, और एक रिस्क भी है आपके ऊपर कि यार कभी भी वो फट सकता है। तो वो भी खतरों के खिलाड़ी नहीं, मैं थोड़ा रिलेटिवली सेफ खेलता हूँ, लेकिन इतना जहाँ पर मुझे पता है कि मेरा कंट्रोल है सिचुएशन पे, मैं स्काई डाइविंग नहीं करता। अच्छा। मैं बंजी जंपिंग वगैरह नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पर मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं किसी के कंट्रोल में हूँ। जहाँ पर मुझे पता है कि मेरे हाथ में कंट्रोल है, मैं वो सिचुएशन में मैं जाता हूँ। तो इस तरह से फिर मैं एक दफ़ा श्रीलंका में सेगेरिया एक जगह है जो एक माउंटेन है, बेसिकली वो बादशाह का था। अच्छा। और वो उसके ऊपर 1200 स्टेप्स हैं, मतलब आपको 1200 स्टेप्स चल के जाना है। वो 1200 स्टेप्स सीधे स्टेप्स नहीं है, वो कुछ मार्बल के बने हुए हैं, कुछ स्टोन के बने हुए हैं, और वो कुछ लकड़ी के हैं, और वो स्ट्रेट नहीं है। कुछ स्टेप्स ऐसे जाते हैं, फिर आप ऐसे जाएंगे, फिर आप ऐसे जाएंगे, फिर आप वो पहाड़ों के बीच में उन्होंने एक रास्ता बनाया था, बिल्कुल वो भूल भुलैया टाइप। हाँ, और वो बादशाह क्योंकि बहुत ऊंचाई पे रहता था, तो उसने ऐसे बनाए थे कि कोई मेरे तक पहुंच ना सके। वो बेसिकली उस टाइम बनाया था उन्होंने। अच्छा। और उस टाइम वो हाथी वाती का टाइम था उनके पास, श्रीलंका में ऐसे अभी भी हाथी है, तो इसलिए वो बनाया गया था क्योंकि वो लोग वहाँ तक ना पहुँच सके। तो वो फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। अब वो इत्तेफाक से क्या, वो जो मेरे ड्राइवर थे वो मुझे ले गए बिल्कुल शाम के टाइम पर, बारिश होने वाली थी। अब बारिश में क्या होता है कि वो पहाड़ थोड़े स्लिपरी हो जाते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा, बल्कि तो बहुत रिस्की था। अब वो बिल्कुल एंड टाइम था। मैंने कहा यार अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फिर कल थोड़ी आऊँगा सेगेरिया, आज के आज जो कर सकते करें। तो अब वो मैं चढ़ रहा था, और उसमें माउंटेन्स के अंदर क्या है कि वो
उन्होंने पूरी कहानियाँ लिखी हुई हैं। कहानियाँ मतलब कि आप जाएंगे चढ़ेंगे तो उसमें फील हो जाएगा कि पिक्चर से कि यहाँ पर क्या स्टोरी थी। तो उनकी वाइफ्स की पिक्चर्स हैं उसमें, ऑल दैट स्टफ। तो जब मैं चढ़ा तो उस जैसे ही मैं एंटर हुआ, सबसे पहले तो आप समझे बिल्कुल एक नैरो पाथ था और राइट और लेफ्ट पे कोई तकरीबन हज़ारों के करीब रेटल स्नेक्स है। तो वो एंट्रेंस पे ही है, वो राइट और लेफ्ट दोनों पॉन्ड है, मतलब आप कह सकते हैं छोटा सा नदी टाइप का कुछ है, लेकिन उसमें पानी नजर नहीं आएगा, सिर्फ हज़ारों सांप है और उनके वो जो आवाज़ है वो आपको दूर से आपको लगेगा कुछ। हाँ नहीं, वो तो सांप की है, रेटल स्नेक की आवाज़ आती है, वो उनके वो पीछे दुम पे एक लगा होता है चीज़, वो हिलाते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो आपको ऐसा लगेगा कुछ झुंझुना बजा रहा है करके। तो हज़ारों जब बजाएंगे एक साथ तो आपको आवाज़ दूर तक आती है, तो वो बज रहे थे। तो पहले मुझे नहीं फील हुआ कि यहाँ पर ये है, लेकिन जब मैं गया तो वो राइट और लेफ्ट पे सिर्फ हज़ारों सांप थे। तो मैंने उससे बोला भाई किसी वक्त निकल के कह रहे हो अभी आते हैं कभी रास्ते में, तो आप ये बड़ा ख्याल रखना चढ़ते हुए कि कोई सांप ना आए। बंदर तो रहते हैं नॉर्मली, बाकी चीज़ें तो रहती हैं दूसरे जानवर, लेकिन वो बड़ा मेरे लिए मुश्किल था जब मैंने वो किया। तो मतलब इस तरह की जर्नीज़ हैं, और आप समझे 50 कंट्रीज़ गया हूँ, और 50 कंट्री में मैं कितने शहर गया हूँ। तो ये है स्टोरी काफ़ी। बल्कि अब ये अगर मैं इनसे स्टोरी सुनने बैठी तो सुबह हो जाएगी शायद। ऐसा ही और स्टोरीज खत्म नहीं होंगी, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज हैं इनकी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जो है वो प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और आपने जैसे बताया आप एक राइटर भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप इवेंट भी ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं हर एक चीज़ को। तो ट्रैवलिंग और ये सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें, अरे भाई कैसे मैनेज करते हो ये बताओ। एक्चुअली इसके पीछे एक पैशन था जो मेरे बचपन से था, वो ये था कि मुझे मशहूर होना है। तो इसीलिए हर चीज में घुस गए। उसके बाद मुझे जो चीज़ मिली, मुझे लगा ये चीज़ मुझे समझे कहीं से तो होगा, अगर थोड़ा सा भी फेम देगी कुछ, आप समझे मिली परसेंट, तो मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं। अगर मुझे ऐसा लगा कि एक काम बगैर पैसों के भी है, लेकिन उसमें मुझे जैसे एक हमारे पास प्रोजेक्ट आया था जिसमें नदीम साहब हमारे पाकिस्तान के बड़े फिल्म एक्टर हैं वो थे, तो उन्होंने बोला उनके बेटे फरहान नदीम साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा ऑडिशन पे बुलाया, तो उन्होंने कहा यार ये जो कैरेक्टर है वो दानिश नवाज के समझे असिस्टेंट का है और आपके लिए सूट नहीं होगा क्योंकि आप ऑलरेडी टीवी में अच्छा काम कर रहे हो। उस वक्त मैं अच्छा काम कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, तो जानते थे फरहान साहब, तो उन्होंने कहा कि यार आपके लिए सूट नहीं होगा। बट मैंने कहा मेरे लिए कैरेक्टर ओके, क्योंकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं नदीम साहब के साथ सेम ड्रामे में हूँ। तो मैंने वो देख के एक्सेप्ट किया कि यार मुझे वो करना है। तो मतलब मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी छोटी छोटी सी, इनकार नहीं किया कभी। नहीं, लिटरली आप समझे बहुत छोटा कैरेक्टर भी किया जिसमें मुझे सिर्फ किसी के पीछे से गुजरना है, मैंने वो भी एक्सेप्ट किया, वो भी किया कि यार एक तारीखी ड्रामा है, तारीखी ड्रामे में आपको थोड़ा सा भी स्पेस मिले तो कर लो, मैंने वो भी किया। तो मतलब कुछ भी मुझे मिला अल्हम्दुलिल्लाह मैंने। अच्छा फहद मुझे ये बताएं, इतनी लंबी जर्नी है आपकी लाइफ की और इतने सारे एक्सपीरियंस आपने किए हैं, मुझे ये बताएं कि कभी कोई ऐसा वाकया गुजरा हो आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा फेस किया हो जिसे आज तक नहीं भूल सकते? ठीक है, आज तक क्या कभी भी नहीं भूल सकते, और वो जिंदगी का पहला और आखिरी जो है वो वाकया हुआ हो? प्रॉबेबली श्रीलंका का एक वाकया जो हमेशा मुझे याद रहता है और मैं हमेशा वो भुलाने की कोशिश करता हूँ। वो मेरे लिए बहुत टफ था। उसमें ये हुआ था कि मुझे अब जाके मेरा जेट स्की का बुखार कम हुआ है। अच्छा। जेट स्की वो थी, मैं व्यूअर्स के लिए बताना चाहता हूँ, जो आप पानी पे बाइक चलाते हैं। अब उसके अंदर एक चीज़ होती है कि उसके अंदर कंट्रोल आपके सिर्फ आपकी एक्सीलरेटर पे है। एक्सीलरेटर मतलब कि आप सिर्फ रेस दे रहे हैं, कोई ब्रेक नहीं है, तो आपको स्पीड कंट्रोल करनी है पानी में। अच्छा। तो अगर आपको पानी में तेज़ भी जाना है तो आपको स्पीड तेज़ करनी है, और आपको पानी में स्लो होना रुकना है तो आपको स्पीड मैनेज करनी है, स्लो करनी है, और अपना बैलेंस भी मेंटेन करना है, क्योंकि पानी की वेव्स जो है ना आपकी बाइक को, वो मैं बड़ा एक्सपर्टली करता था। और वो उसमें क्या होता था कि वो बाइक में ना आप ऐसा भी नहीं कि आप सीधा जा रहे हैं और आप फ्लोट नहीं कर रहे, पानी आपको फ्लोट करता है। अच्छा। और आप पानी में जितना स्लो होते हैं उतनी आपकी बाइक हैवी हो जाती है। तो उस सिचुएशन में क्या था, मैं समझता था कि मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मुझे आती है। मैं जब श्रीलंका वो पहुँचा, वो एरिया में, वो उनका एक एरिया है बाकायदा श्रीलंका के अंदर, कोलंबो से थोड़ा सा आगे जाके, जिसके अंदर आप सिर्फ वाटर स्पोर्ट्स करते हैं। तो वो मैं जब वहाँ गया, जनाब जो थे वहाँ के वो मैनेजर वो आए, उन्होंने कहा जी मैं आपको पहले ट्रेनिंग दूंगा। मैंने कहा मुझे ट्रेनिंग देंगे? अब जारी बात है, मैं बिल्कुल बच्चा था। वो मेरा पहला श्रीलंका वॉज समथिंग लाइक मैं 4th और 5th कंट्री, तो इमेजिन कर लें वो बैक इन 2008। तो उन्होंने जब मुझे ये कहा कि यार कि आपको मैं सिखाऊं, मैंने कहा आप मुझे सिखाएंगे? मैंने कहा मैं बचपन से चला रहा हूँ, आप हटें, आपको जो पैसे देने मैं दूंगा। तो मैं चलाने लगा, मैं बड़ा कंफर्टेबल था। बराबर में एक अंकल आए, ब्रिटिश थे, वो मुझे आप देख रहे हैं। तो मैंने कहा आप मुझे पानी के अंदर बाइक चलाते हुए कैसे देख सकते हैं, मतलब आए रेस लगाएं। फिर अब हम लोग रेस लगा रहे हैं,
अब वही जैसे मैंने कहा शुरू में कि बाइक को कंट्रोल करना होता है रेस से। अब उन्होंने क्या किया कि चलाते चलाते ना एकदम मेरे सामने आ गए यूं करके। अच्छा। अब वो थोड़े से आगे निकल गए थे स्पीड में। अब वो जब मेरे यूं आए सामने, मैं पीछे से आ रहा हूँ, मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं बिल्कुल स्पीड छोड़ देता और फिर एक्सीडेंट ही होता। तो पता नहीं उस वक्त सारी जो फिल्में मैंने देखी थी ना बचपन से, वो मेरे जहन में आ गई कि बाइक उड़ती भी है। तो आप शाहरुख खान बन गए। मैं शाहरुख खान, उस वक्त आप समझे सबकी रूह जो थी ना मेरे आसपास भटक रही थी। मुझे ऐसा लगा शाहरुख खान एकदम होता है ना फिल्मों में, शाहरुख खान भी आ गया, सुपरमैन भी आ गया, आप एकदम पावरफुल बन गए। अब मैं बाइक चलाते हुए वो समझे मेरे पास कुछ मिली सेकंड्स थे। अब वो मिली सेकंड में सब फीलिंग्स आ रही हैं कि मैं जैकी चैन भी हूँ और मैं आपका ऋतिक रोशन भी हूँ। मैं और हीरोइन को बचाना है मुझे, और मुझे उड़ना है और मुझे दुनिया को दिखाना है। जो और मुझे लगा फिल्म शूट हो रही है, मुझे दुनिया को दिखाना है कि बाइक असल में भी उड़ सकती है। तो मैंने लिटरली वो किया, मैं फुल स्पीड में जाके मैंने बाइक उड़ाई। अच्छा। अब वो बाइक कैसे उड़ेगी, वो जाहिर बात है वो ऑलमोस्ट मेरी जितनी हैवी है, तो वो सिर्फ पानी में हल्की सी ऊपर हुई बिकॉज ऑफ माई वेट, और वो सीधी जाके आदमी में घुस गई। और जब वो घुसी, जो भाई साहब थे उनके अंदर बिल्कुल, और वो बिल्कुल मेरे साथ ना जैसे वो अपनी प्रोफाइल दे रहे थे, तो पूरी उनके ये आपके समझ चेस्ट एरिया में लगी है। और मैं कोई 13-14 फीट हवा में गया हूँ या शायद उससे ज़्यादा गया हूँ, और मैं पानी में भी तकरीबन समझे 12-13 फीट अंदर गया हूँ। मतलब गिरने के बाद मैं सिर्फ अंदर गया हूँ पानी में। मेरे पास जो मेरे चश्मे वश्मे थे सब गिर गए और मुझे सिर्फ अंधेरा नज़र आ रहा है। और मैं 12-13 फीट पानी के अंदर जब बाहर निकला हूँ आके, मैं जब बाहर देख रहा हूँ और बंदा जो है वो सिर्फ चीख रहा है और मुझे गालियाँ दे रहा है। Do you know swimming? आई नो स्विमिंग रिलेटिवली ओके। वरना मैं जेट स्की नहीं, फिर आप जेट स्की नहीं कर सकते अगर आप स्विमिंग हो तो फिर आप समझे आप मौत के खुद दावत दे रहे हैं कि जी, क्योंकि जेट स्की तो फिर बहुत मुश्किल है अगर आपको स्विमिंग नहीं आती। अब जब वो किस्सा हुआ, भाई साहब गालियाँ दे रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ मेरा हाथ पकड़े, वो नहीं हुआ। टू कट इट शॉर्ट, कोई मुझे वो कॉर्नर पे ले गए, शोर पे जब हम गए, और वो 14 लोग मेरे इर्द गिर्द दायरा बना के खड़े हुए, और वो मुझे सिर्फ गालियाँ दे रहे हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि तुमने इसको मार दिया। मैं कह रहा हूँ यार मैंने नहीं मारा, इट वॉज एन एक्सीडेंट। अब वो कंटिन्यूसली मुझे कह रहे हैं। अब वो मुझे अब जितनी सलातें सुना सकते हैं, आप समझें हर बंदा ना अपने लैंग्वेज में बहुत सुना रहा था। तो वो टाइम था मेरा कंट्रोल करने का, मैं उनको सिर्फ यही बोल रहा था। पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हुआ या उनको क्या हुआ, उनको शायद ये फील हो मेरे साथ कोई है। मतलब अब मुझे नहीं पता कौन था, मैं खुद अकेला खड़ा और मैं उनको सिर्फ ये बोल रहा हूँ मुझे आप हाथ मत लगाना, आप मेरे करीब मत आओ और हाथ मत लगाना। वो कह रही हूँ देख रही मुझे, कह रही क्यों कह रहा है बार बार, कौन है इसके पीछे या ये क्या है, मतलब ये तो लड़का एक नॉर्मल और हम 14-15 हैं तो आराम से मारेंगे इसको। अब पता नहीं क्या हुआ, वो सिर्फ मुझे गालियाँ देते रहे। हालांकि वो मारने के लिए मेरे मुंह तक काफ़ी दफ़ा आए, मैंने उनको कुछ नहीं कहा। लकीली ये था, और ये मेरा वही कह रहा था कंट्रोल जो था वो बड़ा काम आया उसका। अगर मैं शायद उनको एक गाली देता तो मैं शायद आज मुख्तलिफ पीसेज में मिल रहा होता। तो वो एक चीज़ है जो मुझे हमेशा याद रहती है। उससे मैं कैसे निकला हूँ, मैंने कैसे टैकल किया, वो एक अलग स्टोरी है। बट ये बड़ा सिचुएशन है जो हमेशा मुझे जब आता है ना ख्याल कि मैं 14-15 लड़कों के इर्द गिर्द खड़ा हूँ, मेरे एकदम समझे आप रोंगटे खड़े जाते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, हमारी यूथ के लिए कुछ मैसेज प्रोवाइड करना चाहें, कुछ कन्वे करना चाहें? जी मैं सबको यही कहूँगा, यूथ हो या यंग हो या बुढ़े हों, जवान हो, कोई भी हो, सबके लिए मैसेज है कि आपकी बॉडी जब तक आपको इजाज़त दे रही है आप काम करें, मेहनत करें और जितना कर सकते हैं। क्योंकि देखिए वो द बॉडी इज़ नॉट एज डिपेंडेंट। लोग ये सोचते हैं कि बच्चा ज़्यादा काम कर सकता है। मैंने 70-80 साल के लोग को देखा ज़्यादा काम करते हुए। तो इट्स नॉट के यूथ है तो अपॉर्चुनिटी है, जवान है तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। हाँ कुछ उम्र का हिस्सा है वो आपको बहुत सारी चीज़ें आपसे ले जाता है, बट मेरा यही है कि मेहनत करते रहें जब तक आपकी बॉडी ज़्यादा दे रही है, और अपने लिए टाइम निकालें। अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये कि हम लोग अपने आप को टाइम नहीं देते। हम लोग मेहनत पे बहुत कम बिलीव करते हैं। हम लोग हमेशा पूरे दिन ये वेट करते रहते हैं कि किसी तरह से पैसे आ जाएं। Exactly. कुछ ऐसा हो जाए कि यार इसको पास आ गए पैसे तो मेरे पास क्यों नहीं आ रहे, कैसे बैठे बैठे आ जाएं पैसे। तो ये बहुत मुश्किल है। लोगों को समझना चाहिए कि हर कोई वो लक लेके पैदा नहीं हुआ, हर कोई वो चाम लेके पैदा नहीं हुआ। तो कुछ लोगों को समझें, जहाँ पर मार्केट में घोड़े हैं तो गधे भी हैं, तो गधों को मजदूरी करना पड़ती है। तो ऐसा भी है, अब लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा ये चीज़। और पाकिस्तान में ये बड़ा डिलेमा है, लोगों को नहीं समझ आता। मतलब मैं बहुत हैरान होता हूँ, मैं जब भी लोगों को देखता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं हूँ, बट मुझे जब मैंने इतना एक्सपोजर लिया है दुनिया में, जब मैं दुनिया को देखता हूँ और मैं पाकिस्तान को देखता हूँ, मुझे रिलेटिवली अफसोस होता है, दुख होता है। तो मैं लोगों से ही बोलूँगा सबसे पहले तो अपनी नीयत साफ़ करें। जो भी काम कर रहे हैं ये मत सोचें कि इसमें से 5 रुपये बचा लूँ, 10 रुपये बचा लूँ, 15 रुपये बचा लूँ, इसको ये मत दूँ, उसको वो मत दूँ और ख़ुद रख लूँ। तो ये बड़ा हमारे यहाँ सबसे बड़ा आप समझे अलमिया है। मेहनत नहीं करते, लेज़ी, आप सुपर लेज़ी। यहाँ पर टाइम की तो कदर आप समझें किसी को बिल्कुल ज़ीरो है।
आप यकीन करें, मैं जिसको टाइम देता हूँ मेरी कोशिश होती है मैं उनको टाइम पे पहुँचूँ या मैं उनको अपडेट करता रहूँ। यहाँ तो अपडेट करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो आके बोलते हैं कि यार हाँ हम आ गए एग्जैक्टली। तो मैं कहता जी 3 घंटे बाद, हाँ तो क्या हुआ, आ तो गए, ट्रैफिक था वहाँ फंस गए थे। तो मैंने कहा यार ये मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है, वो आपको, हाँ नहीं यार वो आपको पता नहीं है शारा फसल पे क्या था, आपको नहीं पता सदर पे क्या था। मैं कहता हूँ यार अच्छा भाई तो टाइम पे आना है ना यहाँ पे। वेरी नाइस, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो कराची और पाकिस्तान में आप यकीन करें मेरे जो भी चीज़ें ना, मैं सिर्फ देख के समझें आप, पाकिस्तान अपने आप में एक फिल्म है पूरी। आप मतलब यहाँ बैठ के इतनी फिल्में बना सकते रोज़ाना, जहाँ बैठे आप यकीन करें फिल्में, आपको फिल्में मिलेंगी। मैं कहीं भी बैठता हूँ ना मैं सिर्फ गुम हो जाता हूँ लोगों को देखते ना कि यार ये किस तरह के लोग हैं, क्या बात कर रहे हैं, कहाँ से ये कौन से लोग हैं, मतलब ये कहाँ से आते हैं। इसमें मुझे अरशद वारसी का डायलॉग याद आता है हमेशा, ये कौन लोग हैं और कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। मतलब मुझे लिटरली मतलब जहाँ बैठे हुए थूकना ज़रूरी है। मतलब जिस जगह आप बैठ के थूकेंगे नहीं उस जगह पे आपको वो जगह अच्छी नहीं लगेगी। भाई मतलब डस्टबिन किस लिए बनी है भाई, बाथरूम किस लिए बने हैं, जगह कोई कॉर्नर है वहाँ चले जाओ भाई, नहीं जहाँ बैठे हैं वहाँ थूकना जरूरी है। अब आपको बैठते हो ना देखना पड़ता है जगह जगह, भाई बचो थूक कहाँ से आ रहा है ये देखना पड़ता है आपको, उधर से आ रहा है इधर से आ रहा है, बारिश हो रही है क्या हो रही है। तो मतलब बहुत इश्यूज है जी कराची में थोड़ा सा। nice. और आप रोड पे जा रहे हैं तो आप खुद समझें आप अपनी बॉडी के जो है ना एडजस्टमेंट्स खुद कर रहे होते हैं। exactly. रोड पे आप खुद इतने हिचकोले खाते हैं तो मतलब आप समझें कराची और पाकिस्तान इटसेल्फ एक डिजास्टर है। एग्जैक्टली। सो जी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का अब इख्तिताम होता है। उम्मीद है मेरी तरह आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, लेकिन अब क्या करें कि टाइम ही ख़त्म हो गया है। तो मिलूंगी एक और न्यू पर्सनालिटी के साथ, और हो सके तो दोबारा फिर जो है हम फहद को अपने शो में इनवाइट करेंगे ताकि आप लोगों को मोर एंटरटेनमेंट हम दिला सकें और ख़ुद भी मैं एंटरटेन हो सकूं। सो नाज़रीन, इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।